हेलो स्टूडेंट्स। कल इंटरमीडिएट का पेपर है इंग्लिश का, तो इसलिए आपको सभी को हमारी तरफ से आज से ही एडवांस में जो है बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जामिनेशन। कल का आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ईश्वर से यही शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं मैं। ठीक है, अपनी तरफ से शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सबका अच्छे से पेपर जाए। और आप लोग अपने अंदर डर तनिक भी ना रखें कि भाई पेपर से डरिए मत। ठीक है, पेपर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पेपर में मेन होता है 3 घंटे आप कितना मेहनत कर ले गए। बहुत लोग बहुत पढ़ते हैं, नहीं ज़्यादा नंबर पाते, बहुत लोग कम पढ़ते हैं, ज़्यादा नंबर पाते हैं। उसमें क्या होता है कि स्ट्रैटेजी होती है हल करने की। अब इसलिए आपको हल करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये है, आप मार्क आपके कम हो जाएंगे पहले से ही छोड़ दिए। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी भी बताते चला जा रहा हूँ सब में, और इस लास्ट सेट को हम देख लेते हैं। इसके पहले 3 सेट हल करा चुके हैं, 3 मॉडल पेपर और एक विद्या क्वेश्चन प्रकार बैंक से भी मॉडल पेपर मैं साल सहित कराया हूँ। तो इसलिए आप जो भी चैनल पे सब ग्रामर अपलोडेड हैं, प्रोज पोइट्री सब ठीक है, क्वेश्चन और स्टैंजा सहित सब अपलोड है, आप उसको भी देख लिए होंगे। नहीं तो आप रिवीजन कर सकते हो। जो भी आप देखे हो अभी तक उसी रिवीजन करिए। अब केवल आपको नया पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भी समय ज़्यादा नहीं मिल पाता था, क्योंकि मेरी भी परीक्षा में ड्यूटी लगी है दिन, तो जो समय मिल जाता तो मैं अपनी तरफ से आपकी हेल्प किया हूँ। बाकी आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए और अच्छे से जाके पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इस चौथा सेट हल करते हैं, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा हम बताते जा रहे हैं। पहली कैसे हल करेंगे उसको भी थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। अनसीन पैसेज में कुछ नहीं करना है आपको, कई बार बताया गया, फिर से लास्ट बार बताया जाए कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड हैं, मेन शब्द हैं जो, यानी हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड को, इनको छोड़ के तो उनको मुख्य कीवर्ड को लेकर जो है लाइन पढ़ते चले जाना है। वहीं से जहाँ इसको आंसर मिले उसको आपको लिख देना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब लिखे रहोगे तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। एक बात जान लीजिए, 3 कुछ चीज़ जो है, अनसीन पैसेज है और ट्रांसलेशन है और आपका जो है निबंध है। इससे ये 3 चीज़ अगर आप लिख देंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है कोई एग्जामिनर इसको पूरा पढ़ के नहीं जांचता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी जांचते हैं, सब लोग जांचते हैं, देख रहे हैं। तो इसमें आप क्या है कि कीवर्ड लेके आप कहीं से कहीं तक जहाँ सभी आपके समझ में आ जाए तो आप लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और निबंध में भी आपको जो है, निबंध आप लिखे रहोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भले कट जाएगा। और ट्रांसलेशन में भी आपको मिल जाएगा। इसलिए छोड़ो ना, गलत ही लिखोगे तो 10 नंबर का है तो 5 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कितना गलत लिखोगे पड़ेगा भी। तो इसलिए कोई पढ़ता उड़ता नहीं है इन सभी को। तो इसलिए तीनों को अगर आप लिखेंगे तो आप पक्का जो है बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से लिखेंगे तो अच्छी बात है, आपको याद है तो। और अगर यहाँ कोई भी एंटोनिम सिनोनिम्स है तो उसमें जो है उससे रिलेटेड वर्ड आपको खोज के लिखना है। सिनोनिम्स है तो या मीनिंग है तो उसका पर्यायवाची लिखना है। अगर अपोजिट या एंटोनिम्स है तो विलोम लिखना है। तो ये सब आपको पता होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, अनसीन पैसेज के बाद ये निबंध आता है। निबंध में 3 निबंध का नाम दिया रहेगा, 3 में से कोई एक आपको कर देना पड़ेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। पहले आपको क्या करना है, तीनों निबंध पढ़ना है। तो ये सोचना है किसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। अंग्रेजी में नहीं जानते कोई बात नहीं, हिंदी में सोचिए किसके बारे में हम ज़्यादा सोच सकते हैं, क्योंकि हिंदी में सोचोगे तो फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख लोगे टेंस के हिसाब से। तो तीनों में से जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ टेरर ऑफ हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का भय है, साइंस है, ब्लेसिंग और कर्स, वोमेन इन न्यू इंडिया, इस तीनों में से एक करना। इस तरह से निबंध भी के बाद आपको साइंस में कुछ निबंध में इम्पोर्टेंट निबंध जैसे माई एम्बिशन ऑफ लाइफ है, टेलीविज़न है और मोबाइल फ़ोन है, साइंस है, कंप्यूटर है, ये सब सभी जो है ज़रूर आप लोग याद कर लेना। टेररिज्म है, इनमें से एक आ जाता है आपको। और योर एम्बिशन ऑफ लाइफ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो इनमें से एक आ जाएगा, मैं इसको बता चुका हूँ, इस वीडियो भी है। और देखिए आपको लेटर में क्या करना है, लेटर में एडिटर के ऊपर ज़रूर आप एक याद कर लेना जो है ज़्यादा, क्योंकि एडिटर वाले में किताब में दिए जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो है फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन प्राय खराबी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक आ जा सकता है, आप इसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, दोहरा लेना। और उसके बाद देखिए 2 में से एक ही करना है, तो एडिटर के ऊपर 100% संभावना है आने की, इसलिए आप उसको देख लेना। एक और आएगा सिंपल, अगर याद किए वो नहीं आया तो निबंध के बाद जो है लेटर या एप्लीकेशन में आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप उसको बना के लिख देंगे बस। जैसे अगर टू द एडिटर के, एडिटर के लिए आप टू डाल देना, द एडिटर डाल लेना,
उसके बाद द अमर उजाला, दैनिक जागरण जो भी लिखना है, उसके बाद जौनपुर डाल देना। फिर उसके बाद अपना मैटर बताते चले जाना, लास्ट में लिख देना योर्स ट्रूली। ठीक है, योर्स ट्रूली, ये सब दिया है, XYZ कर देना। बीच में मैटर अपने हिसाब से प्रश्न के हिसाब से बना के लिख दोगे तो नंबर आपको मिल ही जाएगा। मान लीजिए 2 दिया, एक एडिटर को दिया, एक और दिया रहता, तो सगे संबंधियों को, प्रिंसिपल को या पिता को इत्यादि को, तो आपको करना क्या है, एक तो सरल रहेगा ही। ये सोचो कि किसके बारे में हम ज़्यादा लेटर लिख सकते हैं, हिंदी में सोच ले कि किसके बारे में कुछ जान रहे हैं, उसको भी आप इस तरह से लिख देंगे, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। लेटर भी लिखना बहुत ज़रूरी है, लेटर, अनसीन पैसेज, ट्रांसलेशन, निबंध, ये चारों जरूर लिखना है, क्योंकि इसको कोई पूरा पढ़ेगा नहीं और आपको नंबर पूरा मिलेगा लगभग। अगर इसको छोड़ दोगे तो इसमें काफ़ी नंबर आपके कट जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये आपको ग्रामर पोर्शन आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शनल है, तो इसको भी आपको छोड़ के नहीं आना है, पेपर को हल करना है। 4 में से कोई एक ही आपको लगाना। अगर सही आ रहा तो ठीक है, ये नहीं अगर सही आ रहा तो ये जानो कि गलत कौन सा है। ठीक, उसको गलत को आप ऑप्शन से हटा दो, बस सही अपने आप। मान लीजिए पहले देखिए, हम हल भी कर रहे हैं, आपको इस तरह से तरीके बता रहे हैं। रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, रोहित अपने पिता के आने से पहले जा चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि फादर एक वचन है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है, साथ थर्ड फॉर्म थी तो सही है। अब उसके बाद फादर के साथ यहाँ या CS लगेगा, क्योंकि ग्रामर का रूल ये है कि अगर 2 वाक्य हैं, ठीक है, प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, ठीक, तो बिफोर के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, पहले वाला परफेक्ट में लिखा जाएगा, और पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ठीक, तो इसी नियम के अनुसार जो है ये कम में यस जुड़ेगा, कम होना चाहिए। विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस है जेनेरिक, एरर बताना किस में गलती है, तो कम में गलती है, कम। ठीक है, कम, क्योंकि कम का कम होना चाहिए, कभी भी एक वचन के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो फादर कम्स, ये हो जाएगा। तो आपका डी सही है। मान लीजिए आपको डी नहीं पता है, तो आप इतना जान लीजिए कि भाई गलत आपको पकड़ना है, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आपको गान मिल ही रहा है, तो ये तो सही है, गलत है ही नहीं है। बिफोर कंजक्शन से जोड़ा ही जा सकता है, 2 वाक्य है, तो ये भी सही है। भाई रोहित अपने पिता के आने से पहले जा चुका है, और रोहित के साथ अपना अंग्रेजी हिज लगा, ये भी सही है। तो तीनों जब सही है तो गलत कौन सा है, ये गलत है। और आपको उत्तर क्या बताना, सही। जो गलत है उसी को आपको परीक्षा में जो है लिखना है, तो आप डी आप लिख देंगे। ऑप्शन आपका ये सही होने के नाते गलत है, ये सभी ऑप्शन, और ये गलत होने के नाते सही है। इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के एलिमिनेशन मेथड से आपको हल करना। बाई चांस आपको ये पता, ये मतलब इन दोनों में से ये दो, एक कन्फर्म कर लिए कि हाँ ये तो गलत सही है, बाकी दोनों में कन्फर्म नहीं, तो आप तीनों में से कोई लगा दो। 2 कन्फर्म कर लिए तो इन दोनों में से कोई लगा दो। 3 कन्फर्म कर लिए तब तो 100% आपका सही हो जाए। इस तरह से आपको पेपर को हल करना है, ये ट्रिक आपको अपनाना। दूसरा फ्रेज ऑन द वेन का मीन मतलब बताना है, तो आपको डिक्रीजिंग माने घटना होता है। ठीक है, ऑन द वेन माने वे माने कम होना, छिड़ होना, तो डिक्रीजिंग माने घटना। तो इंक्रीजिंग माने बढ़ना, ये हो नहीं सकता। डेवलपिंग विकास करना, ये हो नहीं सकता क्योंकि घटने की बात है। स्ट्राइकिंग माने ध्यान आकर्षित करना, हो नहीं सकता। तो इस तरह से आपको हल कर देना है डिक्रीजिंग। सिनोनिम्स बता देना, डिस्पाइज माने घृणा करना, नफरत करना। तो डिस्पाइज का सिनोनिम्स हेट तो होता है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्पाइज में नफरत करना जाना है, तो लव माने प्रेम करना, तो प्रेम करोगे तो नफरत करोगे नहीं। रिस्पेक्ट सम्मान करोगे तब भी नफरत नहीं करोगे। सेलेक्ट माने किसी का चयन कर लोगे, किसी को सेलेक्ट कर रहे हो तब भी नफरत नहीं करोगे। तो ये तीनों हो नहीं सकते, तो इसलिए से ये आपको हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ सिवियर, सिवियर का विलोम बताना। सिवियर माने कठोर होता है, तो विलोम बताना। तो देखिए, अगर बाई चांस आपको नहीं आता, वैसे इसका ऑप्शन माइल्ड है, माइल्ड माने नरम दिल का। तो अब बोल्ड माने साहसी होता, तो ये तो है हो नहीं सकता भाई विलोम, जो कठोर रहेगा। तो अपोजिट फर्टाइल माने उपजाऊ, ये भी नहीं हो सकता। हाइड माने छिपाना, तो ये हो ही नहीं सकते। माइल्ड माने एकदम संयमी या ठीक है, जो कठोर ना हो, नरम दिल का, विनम्र हो। इस तरह से आपका एंटोनिम्स हो गया। अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। अत्यधिक पक्ष ले लेना किसी स्थान पर के लिए किसी रिश्तेदार का, लाभकारी पदों में, लाभकारी पद के लिए किसी रिश्तेदार का जो है के लिए जो है ज़्यादा पक्ष ले लेना। मतलब कि जैसे भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं, कि अपने ही को ज़्यादा नौकरी दे देना या कोई भी लाभ दे देना अपने सगे संबंधी को, तो उसको कहते हैं नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद। ठीक है, तो जैसे होता ना कि कोई अगर किसी फील्ड में नौकरी कर रहा है तो उसमें पूरे घर वालों को, खानदान वालों को दे दिया। ठीक है, कोई भी मतलब मंत्री है या, तो आप अपने आदमी को, अपने खानदान को जो है क्या किया,
वो किसी पद का लाभ दे दिया या किसी प्रॉपर्टी का लाभ दे दी तो उसको कहते हैं नेपोटिज्म। तो ये आप जान लीजिए ये जो है ये है सही। कास्टेज माने देखिए जातिवाद होता थी तो हो नहीं, पश्चिम सेकुलर धर्मनिरपेक्षतावाद, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगतवाद, ठीक है। तो ये सब हो नहीं सकते, बचा दिए। पांचवा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी एक को बदल देना। तो आपको करना क्या है, ही सेड ओ व्हाट ए चांस, तो सेड को आपको करना क्या है, एक्सक्लेम्ड में बदल देना। तो इस तरह से आपको देखिए अब यहाँ क्या ध्यान देना है, आपको दो वाक्य दिए रहेंगे, दो में से केवल एक ही करना है। मान लीजिए आपको पेपर में एक ही करना है, तो मान लीजिए पहला करना है तो इस सेड का एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, ही क्लेम्ड दैट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट ए चांस, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता तो हम सब्जेक्टिव मान लेते हैं, वर्ब इज, तो पास्ट के नाते वाज हो जाएगा इसका, इट वाज ए। अब व्हाट के बाद देखिए एक ही शब्द है, नाउन है तो ग्रेट हम लगा देते हैं, इट वाज ए ग्रेट चांस, ठीक है, सब कुछ यही रहेगा। ही क्लेम्ड दैट इट वाज ए, ही क्लेम्ड। अब यहाँ क्या कि देखिए ओ भी आ गया, तो इस क्लेम्ड के बाद विथ वंडर भी लगा देना। क्या लगा देना, विथ वंडर। ही क्लेम्ड वो को हटाने के लिए लगाना जरूरी है, अगर नहीं आया तब जरूरी नहीं था, तब इस क्लेम्ड से भी काम चला सकते। ही क्लेम्ड विथ वंडर, उसके बाद दैट लगा देना, फिर इट वाज ए, इट वाज ए, उसके बाद ग्रेट चांस, ठीक। चलिए आगे है, एक ही आपको करना है पेपर में, लेकिन देखिए दो दिया है तो इसको ध्यान देना, आप अनायास समय बर्बाद मत करना, एक ही करना है आपको। जैसे ही सेड आई मस्ट गो, तो ही सेड यहाँ दैट लगा के आई क्या ही कर, तो ही मस्ट गो, इस तरह से जाएगा। तो मैं बताने के लिए दोनों बता दूँ, लेकिन आपको एक ही करना है एग्जाम में। ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह अमीर है, वह साधारण जीवन बिताती है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ही लीड्स, ही वह अमीर है फिर भी वह साधारण जीवन बिताते हैं, तो फिर भी के लिए आप एट कर दीजिए या स्टिल कर दीजिए, ठीक है, या हाउएवर, ये सभी कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से एट लगा के जोड़ दीजिए, वह अमीर है फिर भी वह, ठीक है, साधारण जीवन बिताते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस आपका हो जाएगा। लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हार्ड, अब यहाँ भी देखिए दो में से एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ, पेपर में आपको एक ही करना है, समय बर्बाद नहीं करना, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही कर लीजिए, दोनों अच्छे से आ रहा तब भी एक ही करना। लास्ट नाइट, पिछली रात को, इट वाज वेरी हार्ड, बहुत गर्मी थी, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको करना क्या है कि आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, ठीक है, मैं अच्छी नींद नहीं, पहले इस वाक्य को लिख दें, उसके बाद बिकॉज के बाद आपको यहाँ से लिखना है, इट वाज ए वेरी हार्ड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट इधर कर देना, क्योंकि पिछली रात को बहुत गर्मी थी। बिकॉज लास्ट नाइट इट वाज ए वेरी हार्ड थोड़ा कम सही लगे, लास्ट नाइट को आप अदर वर्ड में लास्ट में कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज के बाद तुरंत सब्जेक्ट की जरूरत होती है ना, तो यहाँ इट से लिख दीजिए इसको अदर वर्ड के रूप में। कब मतलब बहुत गर्मी थी, लास्ट नाइट, ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक। तो फिर बता दे रहे हैं, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, उसके बाद बिकॉज लगाना, फिर इट, बिकॉज के बाद जो है इट वाज ए वेरी हार्ड, फिर लास्ट नाइट लिखना। फिर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, दो में से एक ही करना है आपको, देखिए एनीवन करना है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ दोनों पेपर में आपको एक ही करना जो आपको अच्छे से आ रहा हो। सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो सुपरलेटिव में मोर को द मोस्ट में हम बदलते हैं, मोस्ट में बदलते हैं, 10 जरूर लगता है। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट दैन एनी अदर हट जाता पूरा, गर्ल इन द क्लास, सब कुछ यही रहेगा, वो क्लास में सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है। अगर पैसुवास में भी आया, चाहे आप इसको बना सकते हो, पैसुवास में क्या है, इट इज़ टाइम से शुरू रहता है तो वही रहता है, इट इज़ टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपको फार अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, क्योंकि टू लुक इनटू, ये आपको इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट मैटर है, तो फार के बाद इन्फिनिटिव के बाद वाला ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे फॉर द मैटर, इट इज़ टाइम फॉर द मैटर। उसके बाद टू लुक इनटू जो है इन्फिनिटिव, उसका थर्ड फॉर्म होता में बनाया जाता है, टू बी लुक्ड इनटू, ये चीज़ हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, ठीक है, ये ग्रामर का रूल है, इट इज़ टाइम के बाद इन्फिनिटिव आता ना, तो हम फार करके उसके बाद वाला लिख देते हैं, उसके बाद टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इन्फिनिट पैसिव होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इट इज़ टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, ये इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए इसका आपका सिंटैक्स भी दिया, काइंड मैन विल पिटी पुअर, मतलब दयालु आदमी गरीबों पर क्या करेगा, दया दिखाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको ए लगा देना, ए काइंड मैन, मतलब ए मतलब ए नहीं, कोई भी दयालु आदमी, विल पिटी पुअर, पहले द लगा देंगे, पिटी द पुअर,
क्योंकि भाई जब पूरे गरीबों को मतलब पूरे वर्ग को बताया जाता है तो द लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ए काइंड मैन विल पिटी द पुअर, अगर लेकिन अब द काइंड मैन विल पिटी द पुअर कर देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ए और द दोनों लग जाता पूरे बताने के लिए। ठीक है, तो अब एक अंडरस्टूड सेंस होता है एनी, मतलब कोई भी दयालु आदमी रहेगा वो गरीब को दया दिखाएगा, ये चीज़ इस ये कहने का मतलब। ए काइंड मैन विल पिटी द पुअर। आई वेंट आउट फॉर वॉक, तो ये इसमें क्या गलतियाँ हैं देखिए, इसमें दो गलतियाँ हैं, दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। या तो फार लगाओगे तो फार के बाद वर्ब नहीं लिख सकते हो, तो वाक को नाउन बनाना पड़ेगा। तो नाउन बनाने के लिए क्या ग्रामर का रूल है कि वर्ब का नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए लगा देते हैं। फार ए वाक माने टहलने के लिए या सैर करने के लिए। ही आई वेंट आउट फॉर ए वाक माने मैं सैर करने गया या मैं टहलने गया, तो सही है। या तो फार ए वाक कर दो, या तो आप एक दूसरा तरीका क्या है, आउट के बाद आप फार ए वाक ना करके टू वाक कर दीजिए, तो फार ही हटा दीजिए, तब टू भी सही है, तब ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो फार ए वाक या टू वाक दोनों सही है, चाहे जैसे आप करेक्ट कर दो। अगला आपका देखिए है होमोफोन्स दिया है, दो शब्द जैसे देखिए एनीवन, दो मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, तो किसी एक के बारे में जो भी आपको इन दोनों में ये दोनों आ रहा है, इन दोनों ये दोनों तीन, ये नहीं कि एक ये करो एक गलत हो जाएगा। तो कोई एक में जो दो दिए हैं दोनों के ऊपर एक वाक्य बनाइए, उसमें ये शब्द आने चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रेक माने तोड़ना, जैसे ही ब्रोक द रोप, उसने रस्सी तोड़ दी है। ब्रेक माने साइकिल का ब्रेक, जैसे आई रिपेयर्ड माई ब्रेक, मैं अपने ब्रेक को, ब्रेक ऑफ द साइकिल, मैं अपनी साइकिल की ब्रेक को रिपेयर कराया, मरम्मत कराया। अब इस तरह से फेयर माने मेला, जैसे ही इज़ गोइंग टू सी फेयर, वह मेला देखने जा रहा। फेयर माने भाड़ा, व्हाट विल बी फेयर ऑफ द बस, बस का भाड़ा कितना होगा। तो इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो वाक्य बना के। तो इस तरह से आपको हल करना है, एक ही करना है, इसमें ध्यान देना आपको पेपर में, तब सब में एक ही करना होगा ऑब्जेक्टिव के बाद। एनी वन लिखा रहेगा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में कई ट्रांसलेशन मैं बता चुका हूँ, अब इसको बताऊँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना जो भी पढ़ें आप उसको रिवीजन करिए, ज़्यादा नया पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। ट्रांसलेशन भी आप ज़रूर हल करना, इसमें क्या है कि कुछ मत छोड़ना। अगर किसी बाई चांस किसी शब्द का आपको मतलब नहीं आ रहा तो उसको ऐसे रोमन लिप में ही लिख देना, लेकिन लिख देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए समृद्ध के स्पेलिंग प्रॉस्परस नहीं आ रहा है तो आप समृद्ध ही लिख दो, जैसे मैसेज लिख दो, लेकिन छोड़ना मत, और बीच में जगह नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो आपकी गलती को जान लेंगे कि आपको नहीं आ रहा है। बना के लिखोगे या किसी का नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखे हो तो नंबर पा जाओगे। शुरुआत थोड़ा सही है तो अच्छी बात है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 3 तो पा ही जाओगे अगर लिखे रहोगे तो। अगला है लिटरेचर पोर्शन में, देखिए अब यहाँ क्या आपको बताया गया है, पूरा प्रोज के जितने बताए गए हैं उसमें से आप तैयार कर लेना। दो देखिए शार्ट दिए रहेंगे, दोनों में ऑप्शन रहेगा। पहला ए में देखिए आर करके दिए, इसको करें, या इसको बी में भी इस तरह से रहेगा। ठीक है, 4 नंबर का रहेगा, इसको भी आपको ज़रूर लिखना है। अगर नहीं याद किया तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप कहानी जान रहे हो तो कहानी से रिलेटेड दोनों में से एक तो आपको समझ में आता ही होगा, एक में क्या पूछ रहा है। तो जो जिस क्वेश्चन में कुछ आपके समझ में आ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, तो आप उसी पार्ट की स्टोरी में से आप उसको ट्रांसलेट करके लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा पूरा। उसी तरह से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि 2 लॉन्ग आएगा तो 2 में से आप एक पार्ट तो आपको एक तो कर ही ले जाएंगे। अगर आपको बाई चांस इसमें नहीं आ रहा, दोनों में से कोई किसी भी का भी आंसर नहीं आ रहा, तो आप इतना पता चल जाएगा कि किस पार्ट से दिया गया है। ठीक है, जैसे डगलस अगर है, व्हाट इंसिडेंट डगलस फेस द पुल, तालाब में क्या सामना किया घटना का, तो सीधी बात आपको पता है डीप वाटर से अगर आ गया तो डीप वाटर की, अगर बाई चांस इसका आंसर नहीं है तो कुछ नहीं तो डीप वाटर की स्टोरी जान रहे हो, ट्रांसलेट करके लिख दोगे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो समरी टाइप आंसर माना जाता है, तो गलत नहीं काटेगा कोई एग्जामिनर। आपको 7 नंबर का है तो 7 में कम से कम 4 तो पा ही जाओगे, लेकिन छोड़ दोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, 4 क्या आप 5-6 भी पा सकते हो, राइटिंग अच्छी है तो, क्योंकि पढ़ेगा तो है ही नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर के पास पढ़ने का समय नहीं रहता, आप लिखे हो तो नंबर पा जाओगे। इस तरह से ये आपको हल करोगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, आपको पोइट्री के पूरा पढ़ाया ही गया, आपको जो पढ़े हो रिवीजन कर लीजिए, पूरा अपलोड है स्टैंजा, सभी स्टैंजा का सभी आंसर। तो इसमें भी ये आप पढ़ लेना पहले इसको, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेना, उसी में से आपको पोइट्री स्टाइल में दिया गया है, तो जो अर्थ आप पोइट्री स्टाइल में निकालते हो तो प्रोज स्टाइल में उसको लिख देना, बस बात। पोइट्री पढ़ने के बाद प्रोज स्टाइल में ही अर्थ निकालते हो तो उसी हिसाब से आपको लिख देना। और उसके बाद सेंट्रल आइडिया 3 में से एक करना है आपको। जो सेंट्रल आइडिया के बारे में अगर आपको बाई चांस नहीं याद है तो इतना जान लीजिए कि
सेंट्रल आइडिया कौन कंपोज किया है, तो इतना तो आपको पता होगा, तो मतलब बता देना कि कीपिंग क्वाइट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय करके पोएट का नाम लिख देना। उसके बाद इन दिस पोएम द पोएट, ठीक है, एक्सप्रेसेज या सेज कुछ भी कह सकते हैं, इसका कविता में कभी कहता है या जो भी बताया, तो उसको स्टोरी आप पूरे सेंट्रल आइडिया की स्टोरी ही आप लिख देना, ठीक है। मतलब पूरी कहानी जान रहे हो सेंट्रल आइडिया में क्या क्या है पूरी कविता में, उस कविता का मतलब केंद्रीय भाव, मतलब मेन बातें आपको लिख देना। तो यही सेंट्रल आइडिया होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं याद है आपको तब भी लिख सकते हो। तो इसलिए क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे कुछ विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए हैं या उनको तैयार नहीं है, घबरा रहे हैं, तो उनको बता रहा हूँ कि इस तरह से पेपर आपको हल कर देना है, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन क्या 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 दिए हैं, दोनों में से ऑप्शनल रहेगा, तो आपको सप्लीमेंट्री में से एक एक करना है। तो इसमें भी वही कहानी है प्रोज की तरह। अब 2 में से पढ़िएगा, जिसके बारे में आप जान रहे हो उसी के बारे में बना के लिख दीजिएगा। कहानी जान रहे हो तब भी लिख देना, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन आपका जो है आएगा, ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिया है सप्लीमेंट्री का, तो इसमें से भी आपको एक लिख देना है जिस स्पॉट। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई घबराने की बात नहीं, ये कहानी वाला सप्लीमेंट्री में कहानियाँ ही रहती है, आप कहानी पर पढ़े हो तो या फिर रिवीजन कर लो, नहीं पढ़े हो तो आप मेन कहानी देख लो। कहानी पता रहेगी तो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना के लिख ले जाओगे, ठीक। अब जैसे यहाँ देखिए ना, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द किंग वाज बॉर्न, जब राजा पैदा होता था ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की। तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा भविष्यवाणी किए थे, ठीक, कि सौभाग्य इसको मारेगा। और करेक्टर स्केच ऑफ डेयरी, डेयरी का चित्र लिखिए, डेयरी के बारे में जो भी जान रहे हो लिख दो। इन दोनों में से कोई सी एक का करना है। उसी तरह से इसमें भी जो है साइकियाट्रिस्ट कौन था, मनोवैज्ञानिक, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में क्या लिख। अगर इसके बारे में नहीं पता तो हु वाज क्लियर कौन था, वाई वाज जैक वरीड अबाउट, उसके बारे में क्यों चिंतित था। या फिर हु वाज लैम कौन था, हाउ डिड डेयरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, उसके संपर्क में कैसे आया। हु वाज द टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज ही नेम्ड इट, उसका नाम ये कैसे पड़ा। तो कुल मिला के 2 क्वेश्चन में से किसी एक के बारे में तो आपको कुछ तो पता ही होगा स्टोरी, तो उसके बारे में आपको इंग्लिश में बना के लिख देना है। ध्यान ये देना है कि आपको क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया उसी टेंस में आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे हुआ साइकियाट्रिस्ट, तो हु की जगह जो साइकियाट्रिस्ट था उसको लिख दोगे सैम, ठीक है। और हुआ क्लियर वाज, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से उसी टेंस में आपको लिख देना। हुआ टाइगर किंग, द टाइगर किंग वाज, इस तरह से लिख देंगे। हाउ वाज ही नेम्ड इट, इस तरह से बता देना कि ही वाज नेम्ड इट, उसका यह नाम रखा गया। तो मतलब उसी टेंस में लिख देने से आपका आंसर एकदम 100% माना जाता है। आप लगेगा कि आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से बना के लिखे हो, क्योंकि रट के तो सब लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो बना के लिखता है अपने दिमाग से लिखता है तो वो कम नंबर नहीं पाता है। तो इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम रटे नहीं हैं, तैयार नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, वैसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ नहीं गलत होगा, आप लिखिए और बढ़िया से, कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हाँ, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको पहले करिए, जो कम अच्छे से आ रहा है उसको आप बाद में करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, प्रथम प्रभाव अंतिम प्रभाव था। शुरुआत में आप अच्छे से लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पढ़ेगा थोड़ा सा तो शुरुआत में देखेगा कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, क्या क्या कैसे तैयार है, वर्ड मीनिंग मिस्टेक है कि नहीं है। तो आप पहले शुरुआत में वर्ड मीनिंग मिस्टेक भी नहीं रहेगी, सही वर्ड मीनिंग मिस्टेक नहीं करोगे और अच्छे से लिख दोगे, राइटिंग भी थोड़ा ठीक रहेगी, तो आप आगे थोड़ा सा, तब उसकी निगाह में आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे। तो आप आगे थोड़ा सा गलत भी लिखोगे तो वो पढ़ेगा नहीं, तो उसी झटके में जांचता चला जाएगा। पढ़ेगा भी तो उतना गलतियों पर वो ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएगा, थोड़ा बहुत देखेगा, बस नंबर देता चला जाएगा। इस तरह से आप पेपर हल करिए, विश्वास मानिए आप ज़रूर अच्छे नंबर पाएंगे। और उसके बाद कल जब पेपर हो जाएगा तो शाम को मैं इस पेपर को मैं सॉल्व भी कर दूंगा, आप उत्तर भी मिला लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स देख सकें। और अब सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, पेपर दीजिए, अच्छे नंबर पाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।